नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी 2 का अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उसी में का ये 17 नवंबर का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। 100 से आगे के क्वेश्चनों का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं। और स्क्रीन पर 101 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 100 तक क्वेश्चन का सलूशन किया हुआ है। 101 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस प्रकार के डीसी जनरेटर में स्थिर लोड धारा की आपूर्ति करने की प्रवृत्ति होती है। कौन सा ऐसा डीसी जनरेटर है जिसमें लोड करंट जो होती है वो कांस्टेंट प्रवृत्ति की होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ जाएगी और यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी। तो जो कह रहे हैं कि ये जो है आर्मेचर है, तो आर्मेचर करंट और ये जो हो जाएगी वह सीरीज फील्ड करंट हो जाएगी और यहाँ से जो जाएगी वो लोड करंट हो जाएगी। ये आपस में जो करंट मिल रही है वो आपस में बराबर मिल रही है। तो एक ऐसा जनरेटर है जिसमें कांस्टेंट लोड करंट की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह क्या है? तो यह सीरीज है, यानी डीसी सीरीज जनरेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सीरीज जनरेटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें याद रखिएगा ट्रैक्शन पर्पज़ में हाई स्टार्टिंग टार्क में कौन से जनरेटर को प्रीफर किया जाएगा, तो वह मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत का चालक नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो विद्युत का चालक नहीं है। कांच ये तो कुचालक है, प्लास्टिक ये भी कुचालक है और लकड़ी ये भी कुचालक है। लेकिन मानव जो शरीर होता है ये कंडक्टर की तरफ हाथ करता है व्यवहार, इसलिए ये कंडक्टर चालक की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी मानव शरीर जो है वो एक चालक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है 103 नंबर की एकल फेज विद्युत डायनोमोमीटर शक्ति गुणांक मीटर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। एकल फेज है और विद्युत डायनमोमीटर शक्ति गुणांक मीटर है, तो इसमें स्टेटमेंट सही बताना है। अब देखिए पहला जो कह रहा है कि नियंत्रण आघूर्ण गुरुत्वीय आघूर्ण द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में होता है। कंट्रोलिंग टार्क के रूप में हम दो वहाँ यूज करते हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोलिंग और एक ग्रेविटी कंट्रोलिंग, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई नियंत्रण उपकरण नहीं होता, इसमें कंट्रोलिंग टार्क नहीं होता है शक्ति गुणांक मीटर में। ऐसा क्यों? क्योंकि यह रेशियो टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं और जो भी रेशियो टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कंट्रोलिंग टार्क की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फ्रिक्वेंसी मीटर ले लीजिए, मेगर ले लीजिए, इस प्रकार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सभी के सभी रेशियो टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं और इसमें किसी भी कंट्रोलिंग टार्क की आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है। 104 नंबर की एक प्रत्यावर्ती धारा को I = 10 sin 314 t के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो यहाँ से I = इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में इसका इक्वेशन लिखेंगे तो I max sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी का टर्म है तो ओमेगा टी से इस टर्म की तुलना करेंगे 314 टी का, तो यहाँ से ओमेगा टी = हम लिख सकते हैं 314 टी। टी से टी मारा जाएगा और ओमेगा = 2 पाई 2f 2 पाई f = 314 हो जाएगा। 2 इंटू पाई का मान 3.14
इंटू एफ हो जाएगा इक्वल टू 314 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। 314 से 314 मारा जाएगा और 2 से ये 50 हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या हो गया 50 और फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है इसलिए हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन 105 नंबर की, किसी ट्राईवेक्टर मीटर का निर्माण डॉट डॉट रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ट्राईवेक्टर जो मीटर होता है इसके द्वारा हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ट्राईवेक्टर मीटर यही है। अब इसमें हम मैक्सिमम डिमांड के रूप में, ये तो होता है kVAR होता है, ये किलोवाट होता है और यह VA हो जाता है। यानी ट्राईवेक्टर मीटर के द्वारा हम मैक्सिमम डिमांड के रूप में रिएक्टिव पावर को मेजर कर सकते हैं, एक्टिव पावर को मेजर कर सकते हैं और एपरेंट पावर को भी मेजर कर सकते हैं। एक्टिव पावर का मतलब है सक्रिय शक्ति यानी वास्तविक शक्ति, कि VAR का मतलब है रिएक्टिव पावर यानी प्रतिक्रियाशील शक्ति और एपरेंट पावर का मतलब है आभासी शक्ति। तो देखिए MD यानी मैक्सिमम डिमांड के साथ सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति और आभासी शक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 106 नंबर की, 5 कूलम का आवेश 10 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक प्रवाहित होने पर कितना कार्य करना होगा? वो विभवांतर जो है वह 10 वोल्ट का है और आवेश जो है वह 5 कूलम का है। तो फार्मूला V इक्वल टू W/Q हो जाएगा। यहाँ से W का मान पूछा है क्योंकि कार्य पूछा रहा है, तो W इक्वल टू Q भी हो जाएगा। अब यहाँ पे Q का मान ये है, आवेश 5 है और V वोल्टेज का मान 10 है। अब इसमें गुणा करेंगे 5×10 50, कार्य का मात्रक जूल होता है तो J हो जाएगा, यानी 50 जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 107 नंबर की, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का कण होता है और इसमें इसके द्रव्यमान की बात किया जाए तो 9.1 इंटू 10⁻34 kg हो जाता है। ये सबसे हल्का होता है। फिलहाल यहाँ पे आवेश पूछा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे बराबर आवेश होते हैं, सिर्फ अंतर यह होता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव यहाँ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पे ये नेगेटिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 108 नंबर की, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की आपूर्ति की आवश्यकता होती है? जब हम विद्युत अपघटन, धातु शोधन, इस प्रकार की जब भी प्रक्रियाएं हम करते हैं तो उसमें DC आपूर्ति को प्रीफर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे पोलैरिटी को कांस्टेंट रखा पड़ता है। AC की पोलैरिटी जो होती है वह क्षण ब क्षण बदलती रहती है, इसीलिए विद्युत अपघटन, धातु शोधन के कार्यों में हम DC आपूर्ति को प्रीफर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए DC आपूर्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 109 नंबर कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट का मान 100 मिली एम्पियर है और एमीटर करंट का मान 105 मिली एम्पियर है, तो फिर बीटा का मान कैलकुलेट करना है। बीटा का मान होगा क्या, यही आपको बताना है। यहाँ पे पहले हम बेस करंट का मान निकाल लेते हैं, तो एमीटर करंट इक्वल टू हो जाएगा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब यहाँ पे एमीटर करंट का मान देखिए दिया गया है 100.5 इक्वल टू IB का मान हमें कैलकुलेट करना है प्लस IC का मान हमें दिया गया है 100 मिली एम्पियर। ध्यान रखिएगा ये भी मिली एम्पियर है और ये भी मिली एम्पियर है। तो IB का मान अगर हम बेस करंट का निकालेंगे, इसको हम उधर लेके जाएंगे पक्षांतर, तो 100.5 माइनस 100.5 मिली एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि मात्रक सेम है, दोनों मिली एम्पियर है। यानी IB बेस करंट का मान हमें मिल गया क्या
तो 0.5 मिली एम्पियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब हम फार्मूला बनाएंगे। तो देखिए ये जो है एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। जब हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो यहाँ से ये अल्फ़ा हो जाएगा यानी आई सी अपन आई ई हो जाएगा। बीटा का जब हम मान निकालेंगे तो आई सी अपन आई बी हो जाएगा, ये बीटा वाला हो जाएगा। और गामा का जब हम मान निकालेंगे तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ई अपन आई बी हो जाएगा। यहाँ से हमें बीटा चाहिए तो बीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला बीटा है, जहाँ पे तीर लग रहा है पहले उसको लेते हैं। तो आई सी पर पहले है तो आई सी अपन कहाँ से आया है, आई बी से, तो ये आई बी हो जाएगा। आई सी का मान देखिए कितना दिया गया है, तो आई सी का जो मान है वो फार्मूला में ही दिया गया है। आई सी 100 मिली एम्पियर अपन आई बी का मान अभी हमने कैलकुलेट किया 0.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक और जीरो बढ़ जाएगा। और 5 दूनी का 10, 2 पर डबल जीरो यानी 200 हो जाएगा। ये फैक्टर के रूप में होता है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम होगा। यानी यहाँ आंसर जो आएगा बीटा का मान वह 200 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दिया गया है 200 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 110 नंबर की एक 20 किलो वोल्ट एम्पियर 500 किलो वोल्ट एकल फेज अल्टरनेटर में 6 किलो वोल्ट की उत्तेजन वोल्टता और 5 ओम का तुल्यकालिक प्रतिघात है। 30 अंश के कोण बल आघूर्ण पर यह कितनी शक्ति प्रदान करेगा। यानी ट्रांसफर पावर की ये बात कह रहा है। इसकी केवीए रेटिंग जो है वह 20 केवीए रेटिंग का ये अल्टरनेटर है और 5 केवीए सिंगल फेज, और इस पर एक्साइटेशन जो है वह 6 किलो वोल्ट का एक्साइटेशन है और तुल्यकालिक प्रतिघात सिंक्रोनस इंडक्टेंस जो है वह 5 ओम का है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इक्वल टू हो जाएगा, यानी पावर ट्रांसफर इसे सिंपली बोल सकते हैं ई वी साइन फाई अपन सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है ई यानी एकल अल्टरनेटर, सिंगल फेज अल्टरनेटर की रेटिंग क्या है, तो 5 किलो वोल्ट है, इनटू एक्साइटेशन वोल्टेज जो है वी वह क्या है 6 किलो वोल्ट है, अपन सिंक्रोनस रिएक्टेंस यहाँ पे दिया गया है 5 इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखिए ये 5 से ये 5 मारा जाएगा, यानी 1 किलो यहाँ हो गया और यहाँ पे 6 किलो है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि और थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए 1 किलो का मतलब है 3 लिख देंगे और इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 3, क्योंकि यहाँ तो किलो है 3 यहाँ भी आएगा, और इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर यहाँ 3 और 10 टू दी पावर यहाँ 3, 10 टू दी पावर 6। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, मेगा भी लिख सकते हैं, और हमने पावर कैलकुलेट किया है पावर ट्रांसफर, इसलिए पावर का मात्रक वाट हो जाएगा। यानी आंसर हमें जो मिलेगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 मेगावाट। मेगा का मतलब होता है 10 टू दी पावर 6, और यहाँ 6 आया है तो हम मेगा लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 मेगावाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 111 नंबर की पूर्णतः आवेशित लेड एसिड बैटरी के लिए विद्युत अपघट्य के रूप में विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या होता है। जब लेड एसिड बैटरी फुल्ली चार्ज होती है तो उसका विशिष्ट गुरुत्व का जो मान होता है 1.25 से लेकर के 1.28 तक होता है फुल्ली चार्ज पे। हाफ चार्ज पे कितना होगा, तो 1.20 से लेकर के 1.25 हो जाएगा, और डिस्चार्ज पे क्या होता है, तो 1.14 से 1.18 होता है, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही 3 कंडीशन लेड एसिड बैटरी में होती है। फुल्ली चार्ज है तो उसकी ग्रेविटी कितनी बताएगी,
1.25 से 1.28 तक, हाफ चार्ज रहेगी तो 1.20 से 1.25 तक, और डिस्चार्ज के कंडीशन में आएगी तो 1.14 से 1.18 बताएगा। फिलहाल यहाँ फुल्ली चार्ज का पूछा है तो 1.28 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 113 नंबर, निम्नलिखित वायरिंग एसेसरीज को पहचानिए। इस वायरिंग के टर्म में ये कौन सा ऐसा कंडीशंस है जो वायरिंग के टर्म में स्थापित किया जाता है? तो ये एक प्रकार का होल्डर है, और होल्डर में भी ये पेटेंट टाइप का होल्डर है, यानी ऑप्शन नंबर डी पेटेंट होल्डर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पर भी हमें बाहर में कहीं पे भी लाइट पर्पज से किसी बल्ब को स्थापित करना होगा तो इसी पेटेंट होल्डर के माध्यम से हम किसी बल्ब को स्थापित करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 114 नंबर की, एकल फेज 400 वोल्ट बाई 2000 वोल्ट ट्रांसफार्मर नीचे दिए गए चित्र के अनुसार संयोजित किया गया है, I1 करंट का मान बताना है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट का है, यानी V1 का मान 400 वोल्ट है। इसके बाद इस वाइंडिंग में प्राइमरी करंट यानी एक्साइटेशन करंट कह सकते हैं। I2 जो है ये लोड करंट है, और लोड का रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो 225 दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मेशन रेशियो भी दिया गया है कितना, तो ट्रांसफार्मेशन रेशियो का जो मान है वह 5 है। अब यहाँ पे पूछा गया ये है कि I1 जो करंट है उसका मान होगा क्या, वही कैलकुलेट करना है। I1 करंट का यहाँ मान बताना है। I1 करंट का जब हम मान निकालेंगे तो वो होगा क्या, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से देखिए I1 करंट हमें बतानी है तो क्या करेंगे, I1 में देखिए यहाँ पे V2 का जो मान है यानी सेकेंडरी का वोल्टेज है वह 2000 वोल्ट है, और सेकेंडरी में जो लोड रेजिस्टेंस है वो 225 का है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सेकेंडरी I2 करंट का मान पहले निकालेंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे तो सेकेंडरी का वोल्टेज V2 अपान सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 ले लेंगे। अब V2 जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है 2000 अपान R2 जो है यहाँ पे फिगर में दिया गया है 225 रेजिस्टेंस हो गया। अब जब इससे आप कैंसिल आउट करेंगे तो 8.8 आ जाएगा। ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है 8.8 एम्पियर की, वो इसका मान हो जाएगा। अब इस पे क्या करेंगे कि हम प्राइमरी की करंट निकालेंगे। अब प्राइमरी की करंट निकालने के लिए हमें ट्रांसफार्मेशन रेशियो की मदद लेनी पड़ेगी। ट्रांसफार्मेशन रेशियो का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 5, तो हम ट्रांसफार्मेशन रेशियो के इक्वल टू लिख सकते हैं I1 अपान I2। अब यहाँ पे के का मान जो है 5 है, इक्वल टू I1 हमें कैलकुलेट करना है, और I2 का जो मान है हमने निकाला है अभी 8.8, राउंड फिगर में हम 8 कह सकते हैं। अब यहाँ से I1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 5 40, यानी I1 करंट का जो मान हमें मिला 40 एम्पियर का मिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 115 नंबर की, अर्ध परिबद्ध रिवायरेबल फ्यूज जो सामान्यतः घरेलू और लाइटनिंग लोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, रेटेड धारा डॉट तक, यानी यहाँ पे किटकैट फ्यूज की बात किया गया है। किटकैट फ्यूज का दूसरा नाम रिवाइवेबल फ्यूज होता है। तो उस पे हम रेटेड लोड कितने तक दिया जा सकता है, तो वह 500 एम्पियर तक रेटेड होता है। ये खुला फ्यूज होता है और ये 500 एम्पियर तक रेटेड हो जाता है। याद रखिएगा किटकैट फ्यूज का ही दूसरा नाम रिवाइवेबल फ्यूज होता है। और इसका फ्यूजिंग फैक्टर की बात किया जाए तो 1.4 भी होता है, 1.7 होता है, 2 तक इसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है। किसी भी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो सबसे बेहतर जो माना जाता है वह 1 से थोड़ा सा अधिक। फिलहाल यहाँ पे 500 एम्पियर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
HRC फ्यूज की बात किया गया है, इसलिए हमने जिक्र कर दे रहे हैं। HRC फ्यूज का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, और इसका फ्यूजिंग फैक्टर बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है इसका याद रखिएगा 1.1। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है। अगला क्वेश्चन जो है ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है। इसमें है कि 116 नंबर के दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के संदर्भ में अधिकतम दक्षता के संगत आउटपुट केवीए रेटिंग क्या होगी। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और उसमें मैक्सिमम इफिशियंसी पर आउटपुट केवीए रेटिंग पूछा गया है। वो क्या होता है, तो केवीए रेटिंग फुल लोड इनटू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस होता है। अब यही चीज ऑप्शन नंबर सी में देखिए, पूर्ण लोड केवीए रेटिंग अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसमें है कि 2.5 किलो ओम रजिस्टेंस के साथ 10,000 फेरों की कुंडली वाले और 250 वोल्ट के पूर्ण पैमाने के विक्षेपण वाले चल लौह वोल्टमीटर का उपयोग 10 एम्पियर पूर्ण पैमाने के विक्षेपण वाले एमीटर के रूप में किया जाना है। एमीटर के रूप में अधिकतम फेरों की संख्या क्या होगी, आपको आंसर करना है। इस टर्म में देखिएगा तो रजिस्टेंस जो है वह 2.5 किलो ओम के रजिस्टेंस के साथ फेरों की संख्या जो मिल रही है वो 10,000 फेरे हैं। अब कह रहा है कि अगर वोल्टेज 250 कर दिया जाए और पूर्ण पैमाना डिफ्लेक्शन एम्पियर मीटर का जो है वह 10 एम्पियर का है, तो फिर एमीटर में आवश्यक फेरों की संख्या क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे रजिस्टेंस जो है वह 2500 किलो है, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर हमें फेरों की संख्या जो मिल रही है वह 10,000 मिल रही है, यानी 1 पर 4 जीरो। अब ये कह रहा है कि इसको हम 250 कर दे रहे हैं, तो फिर इसमें फेरों की संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ से एक जीरो मारा जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो मारा जाएगा, 25 से कम 25, यानी हमें एम्पियर मिला वह 1000 मिल गया, 1000 एम्पियर मिला। जबकि इस एम्पियर मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो 10 एम्पियर का है, तो फिर एमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो टोटल जो इसका है एम्पियर वो 1000 का है और इसमें ये 10 एम्पियर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, तो भागा 10 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, यानी जो एमीटर की रीडिंग पढ़ेगा वह 100 एम्पियर का पढ़ेगा फारा, यानी ऑप्शन नंबर डी 100 फेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 118 नंबर जो क्वेश्चन है कि 6 पोल अल्टरनेटर चलाने वाले प्राइम मूवर की गति कितनी होनी चाहिए ताकि उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। अब यहाँ पे पोल की संख्या जो है वो 6 पोल का है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज की है, तो NS = 120 F/P कर देंगे। 120 F का जो मान है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया गया है, अपॉन पोल यहाँ पे 6 दिया गया है, 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10 पर 2 जीरो, यानी 1000 RPM इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 1000 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 119 नंबर की डीसी जनरेटर के तरंग यानी वेव कुंडली आर्मेचर में कितने समांतर पथ होते हैं। तरंग है यानी वेव है, तो वेव में 2 रास्ते होते हैं, पैरेलल रास्तों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में लैप बाइंडिंग रहता तो लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, जबकि वेव में ये मात्र 2 होती है। इसके बाद लैप बाइंडिंग को समांतर बाइंडिंग कहते हैं और वेव बाइंडिंग को तरंग बाइंडिंग कहते हैं। लैप बाइंडिंग वहाँ पे प्रीफर की जाती है जहाँ पे करंट हाई हो, वोल्टेज लो हो, और वेव बाइंडिंग को वहाँ पे प्रीफर किया जाता है
जहाँ पे वोल्टेज हाई हो और करंट लो हो। ये दोनों वाइंडिंग डीसी मशीनों में की जाती है। फिलहाल यहाँ तरंग वाइंडिंग का पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन इसमें है 120 नंबर क्वेश्चन में कि दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में शून्य लोड धारा IL के हास घटक को शून्य लोड धारा I0 और शून्य लोड शक्ति गुणांक φ0 के पदों में व्यक्त किया जाता है तो फिर क्या होगा। दो वाइंडिंग का है यानी वाटफुल कंपोनेंट की बात किया गया है। तो वाटफुल कंपोनेंट जो होता है I cos फाई होता है और वाटलेस कंपोनेंट जो होता है वह I sin फाई हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में IL यानी लोड करंट इक्वल टू होता है I0 यानी I नॉट करंट cos फाई। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो लोड करंट का मान ट्रांसफार्मर में 2% से 5% तक होता है और नो लोड करंट का जो कंपोनेंट होते हैं वो दो होते हैं, एक I cos फाई होता है और एक I नॉट sin फाई होता है। एक वाटफुल कंपोनेंट एक वाटलेस कंपोनेंट होता है। तो साथियों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।